अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? राफिया, Rafia, Miss Lucy, how are you? but today we are going to start lesson 6, water and power, page number 45. Page number 45, class 4. Page number 45. उठ के बैठिए बेटा राफिया। जी राफिया, आपने बुक ऑफ की बेटा? पेज नंबर 45। फिर मैं स्क्रीन शेयर आपको बाद में करती हूँ, पहले आप लोग सब रेडी तो हो और चैप्टर ओपन कीजिए 45 पेज पर, वाटर एंड पावर। जी राफिया, ओपन किया आपने पेज 45? 45 पेज, वाटर एंड पावर दिखाए मुझे, दिखाइए। जी जी ठीक है। 45 पेज नंबर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन 6, वाटर एंड पावर। ओके, लेट्स स्टार्ट। बेटा, मैं स्टार्ट करें। वी कैन नॉट डू विदाउट वाटर। जैसे कि आप कह सकते हैं कि पानी हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। You know that कि वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पानी के बगैर जो लोग हैं, जानदार हैं, वो जिंदा नहीं रह सकते। तो आज इस चैप्टर पे हम बात करेंगे, वाटर एंड पावर के बारे में पढ़ेंगे। जी, पेज नंबर 45। We cannot do without water. What is an important natural resource? Natural resources are those things which are found on or in the earth, mostly in large quantities. क्या है कि हम पानी के बगैर कुछ नहीं कर सकते हैं। पानी एक अहम कुदरती क्या है, रिसोर्स है, यानी जरिया है। तो कोई सोच सकता है विदाउट वाटर कि हम रह सकते हैं पानी के बगैर? जी राफिया, हम रह सकते हैं पानी के बगैर? नहीं रह सकते, है ना। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ पहले, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। जी बेटा, तो हम पानी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। पानी एक अहम कुदरती जरिया है, नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्स है जो वो चीजें हैं जो हम जो जमीन पर पाई जाती हैं, जमीन के अंदर या जमीन के बाहर। यानी कि हम जो भी चीजें, पानी ऐसी चीज है जो एक कुदरती जरिया है और एक बड़ी मिकदार में जमीन के अंदर और जमीन के बाहर इसकी मिकदार पाई जाती है। यानी आपने देखा होगा जमीन में अंदर भी पानी मौजूद है। जैसे कि लोग जो है वो बैल खोदते हैं, कुएं वगैरह, तो नीचे से पानी ऊपर आता है ना। तो इसी तरीके से ऑलमोस्ट 3/4 of the earth is covered by water and the rest the land. Water is found in different places on the land and there is plenty of water in the sea. The difference is that water on land is usually fresh but sea water is salty. यानी fresh water जो जमीन के ऊपर जो हमें मिलता है वो क्या होता है, फ्रेश होता है, लेकिन जमीन के अंदर जो समंदर का पानी होता है वो सॉल्टी होता है, यानी नमकीन पानी होता है। द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर, जो कि फ्रेश वाटर होता है लैंड पर, इज वेरी स्मॉल, यानी बहुत कम क्वांटिटी में होता है, ओनली 3%। और एज कंपेयर करें टू द अमाउंट ऑफ सी वाटर से, तो वी यूज फ्रेश वाटर फॉर मोस्ट ऑफ आवर नीड्स। तो हमारी जरूरत के लिए कम होता है ये। जैसे कि जमीन के 3 हिस्से पानी से घिरे हुए हैं, है ना, बाकी हिस्सा खुश्की का यानी लैंड है। तो पानी जमीन पर मुख्तलिफ जगहों पर पाया जाता है, ठीक है, जिसे प्लेंटी कहते हैं। तो वाफिर समंदर में जो ज्यादा पानी जो होता है, मकदार में पानी
पाया जाता है। कहाँ? समंदर में, वहां ज्यादा होता है, लेकिन जमीन पे फ्रेश वाटर इतना ज्यादा नहीं है। फर्क ये है कि यही है, जमीन पर पाया जाने वाला पानी जो है आमतौर पर फ्रेश होता है। एक सॉल्टी वाटर में और एक फ्रेश वाटर में यही फर्क है कि वो फ्रेश वाटर जो है वो क्वांटिटी में कम है, लेकिन सी वाटर भरा हुआ है, बहुत ज्यादा है। लेकिन वो सॉल्ट है, उसमें इतना ज्यादा वो यूज नहीं कर सकते उसको। तो आम पानी जो है वो, मगर समंदर का पानी नमकीन इसलिए, ताज़ा पानी की मिकदार जमीन पर बहुत ही कम है, समंदर के मुकाबले में 3% है फ्रेश वाटर। तो इसी वजह से ज्यादातर इस अपनी जरूरियात के लिए फ्रेश वाटर यूज करते हैं। ज़ाहिर है हम, जो हमें फ्रेश वाटर हमें वही चाहिए होता है ना, पीने के लिए भी और दूसरी जरूरियाती जिंदगी के लिए। हमें सॉल्टी वाटर नहीं चाहिए होता, हमें फ्रेश वाटर चाहिए होता है, जो कि जमीन के ऊपर होता है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आवाज आ रही है मेरी? जी बेटा। राफिया, मुझे मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जवाब तो दीजिए। जी गर्ल्स, स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes. ओके बेटा, ओके। अच्छा, हम दूसरे पैरा पर हैं, 45 पेज पर ही। द वाटर ऑन द अर्थ इज हीटेड बाय द सन। जो पानी जो है जमीन पर, वो किस वजह से गर्म हो जाता है? सूरज से। सूरज की हीट से पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। सम ऑफ इट टर्न्स इनटू वाटर वेपर and rises too from clouds. When the clouds are heavy with water, tiny drops fall to earth as rain. But the winds don't carry rain-filled clouds to all the earth. Some parts do not get any rain and remain very dry. Other part of the earth get very heavy showers of rain. In the cold part of the earth and on very high mountains, this moisture falls as snow. In some places, the snow forms glaciers in the mountains. In summer, the snow melt and increases the amount of water in the rivers flowing down the mountains. क्या है कि जो जमीन पर जो पानी है ना, वो सूरज की हीट से क्या होता है? क्या हो जाता है? सूरज की हीट से क्या होता है जमीन पर जो पानी है? जी बेटा, आंसर तो दीजिए। जो जमीन की गर्मी से होता है वो गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है ना। इसमें कुछ आभी बुखारात यानी कि वाटर वेपर में वो चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है। क्या चीज, क्या तब्दील हो जाता है? जो जमीन पर पानी है वो सूरज की गर्मी से क्या होता है, गर्म होने के बाद वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। वाटर वेपर उसे कहते हैं जो पानी स्टीम की शक्ल में, आभी बुखरात की शक्ल में आ जाता है। जैसे कि अगर आप घर पे पानी गर्म करें, आप चूल्हे पे एक बॉल में पानी रखें और उसके आप हीट दें, उसको चूल्हा जला दें, वो गर्म करने लग जाए पानी, आपने तेज आंच पे उसको छोड़ दें, तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे पानी गायब हो जाएगा। जितना पानी आपने रखा होगा ना, वो सब गायब। कहाँ चला जाएगा? वो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा और हवा में तहलील हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर पर भी कि वाटर वेपर कैसे बनते हैं। तो जो गर्म, अगर किसी पानी को हीट अप करेंगे तो पानी वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा और फौरन हवा में गायब हो जाएगा, स्ट्रीम की शक्ल में आ जाएगा। तो ऊपर की तरफ को बढ़ जाता है और बादल बनाता है। यानी अगर एक क्लाउड्स की तरफ चले जाता है, अगर यही पानी जमीन पर हो और सूरज उसको हीट अप कर रहा हो, तो वो ऊपर की जानिब जाएगा, यानी बादल की तरफ जाएगा, वो बादल बनाएगा। जब ये क्लाउड्स भारी हो जाते हैं, तो वो जब पानी वहाँ बादलों में भर जाता है, जैसे यहाँ से जो हीट होता है, पानी ऊपर गया आसमान पर, बादलों में जाता है, तो बादलों को हैवी कर देता है, यानी वहाँ पानी जमा हो जाता है। तो पानी से फिर क्या होता है? टाइनी ड्रॉप्स यानी छोटे छोटे से पानी के कतरे जो है ना, वो बन के गिरते हैं, यानी बारिश की शक्ल में। जो हम कहते हैं ना कि बारिश हो रही है, तो इस तरह से बारिश ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आता है, पानी बारिश की शक्ल में छोटे छोटे ड्रॉप्स में चेंज हो जाता है। तो और हवा जो है उनको बिल्कुल भी उठा के नहीं ले जाती। तो इसलिए ये नहीं है कि हवा उनको इधर उधर कर दे, वो इतने हैवी हो जाते हैं कि हवा भी उनको इधर उधर नहीं नहीं ढकेल सकती, नहीं हिला सकती। फिर क्लाउड्स को, पानी से भरे हुए क्लाउड जो होते हैं, इनको लेकर हवा नहीं उड़ सकती पूरी जमीन के तमाम हिस्सों तक। कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जहाँ पर बारिश जो है वो बिल्कुल नहीं होती,
कुछ ऐसी जगह पे वहाँ नहीं आती, जैसे कि अगर कराची में बारिश हो रही है तो हैदराबाद में नहीं हो रही है। कराची के कितने सारे एरियाज ऐसे हैं जो जहाँ बारिश हो रही होती है, लेकिन दूसरे एरिया कह रहे वो लोग बता रहे होते हैं बिल्कुल बारिश नहीं हुई। तो जहाँ क्लाउड्स होते हैं वो भारी हो जाते हैं, पानी इस वाटर वेपर में चेंज होते हैं, तो उस तरह वहाँ बारिश हो जाती है। और गेट का मतलब है यहाँ पर हासिल करना है, लेकिन यहाँ पर रिसीव नहीं करते, यानी कि बादल उसे रिसीव, यानी गेट की मीनिंग्स है रिसीव और बहुत ही खुश ड्राई रहते हैं। यहाँ पे इसका मतलब है रिसीव करना। तो खुश ड्राई रहते हैं जमीन के दूसरे हिस्से में जहाँ बहुत ज्यादा शदीद बारिश होती है, जमीन के ठंडे इलाकों में, तो बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर ये क्लाउड्स जो है क्या होते हैं, बर्फ बन जाते हैं। क्या होते हैं? इसको चार्ज करने दो। जी, बर्फ बन जाते हैं। जैसे मैं आपको एक समझाने के लिए बता रही हूँ कि जमीन के दूसरे हिस्से में जो है बहुत ज्यादा शदीद बारिशें हो रही होती हैं, कहीं नहीं हो रही, तो जमीन के जो ठंडे इलाके होते हैं और बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर यही क्लाउड्स जो हैं जब वो जाते हैं तो वो बर्फ बन जाते हैं वहां पे, यानी कि बहुत ज्यादा वहाँ पानी जो ठंडे इलाके जैसे नॉर्दर्न एरियाज हो गए, तो वो उसको जो है वो बर्फ में कन्वर्ट कर देंगे। तो बहुत सारी जगहों पर भी यही बर्फ जो है ग्लेशियर्स बना देते हैं, यानी इतनी सारी बर्फ पड़ी हुई मिलती है आपको, जैसे कि आप देख रहे होते हैं पहाड़ों पे बहुत सारी बर्फ पड़ी हुई होती है, तो वो ग्लेशियर्स हैं। इस एरिया को कहते हैं ग्लेशियर्स, इन जगहों को कहते हैं जहां पर हर तरफ आपको बर्फ ही बर्फ नजर आती है। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में सियाचन ग्लेशियर है ना, जहां पर आप जाएंगे तो आपको हर तरफ क्या नजर आएगी, बर्फ ही बर्फ मिलेगी आपको। बर्फ नजर आएगी वो। तो ये स्नो जो है ये ग्लेशियर्स बनाते हैं। गर्मी के मौसम में क्या होता है, ये ग्लेशियर्स क्या होते हैं, पिघल जाते हैं ना। जैसे कि बड़े बड़े ग्लेशियर्स बन जाते हैं जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, ठंडे एरियाज हैं, तो वही जो पानी होता है ना ग्लेशियर्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। और वो कन्वर्ट जब होने के बाद जब गर्मी का अगर मौसम होता है तो ये ग्लेशियर्स जो है पिघल जाते हैं और फिर पानी में तब्दील हो जाते हैं। और फिर इससे क्या होता है, जब वो पानी जब नीचे आता है ना, ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं, पानी आता है, तो पानी बढ़ बढ़ जाता है। कहाँ? दरियाओं में। जहाँ ये पानी जाता है ना वहां पे क्या होता है, पानी बढ़ पानी की जाता है। मिकदार बढ़ जाता है, क्योंकि जब ये ग्लेशियर जाएंगे तो ज्यादा ऑलरेडी दरिया में पानी होता है, जब ग्लेशियर का पानी पिघल के वहां जाएगा तो क्वांटिटी में इजाफा हो जाएगा, पानी बढ़ जाएगा। तो और ये है कि पहाड़ों से बहते हुए नीचे की तरफ आते हैं ना, तो जो ग्लेशियर पिघलते हैं वो पहाड़ों से बहते हुए नीचे आते हैं और दरिया में जाते हैं, दरिया बनाते हैं इस तरह से। इसमें अब आप डायग्राम को देखें, आप इसको देख सकते हैं कि क्या है कि किस तरह से ये वाटर साइकिल को दिखाया गया है इसमें। क्या है इसमें कि समंदर से ये जो वाटर वेपर बन रहे हैं ना, फिर क्लाउड, फिर इससे बन रहे हैं, फिर वेपर और जो है और क्लाउड बनने के बाद ये स्नो बन रही है। ये देखिए सबसे पहले क्या है, समंदर से वाटर वेपर बन रहे हैं, समंदर का पानी हीट अप हुआ, हीट होने के बाद वो कहाँ चला गया, क्लाउड में चला गया। समंदर का पानी हीट अप होता है, फिर क्लाउड इससे बन रहे होते हैं। समंदर का पानी है या जमीन पे कहीं पे भी पानी है तो वो ऊपर जाता है और फिर वो इस तरह से क्लाउड बन जाते हैं, और क्लाउड बनने के बाद ये स्नो बन रही है, नीचे जो आ रहा है ना, तो स्नो बन रहा है। और इसमें और जो वापस रेन की शक्ल में, पानी बारिश की शक्ल में ये स्नो फॉल या फिर स्नो फॉलिंग की शक्ल में वापस आता है। जैसे कि आप लोग देख रहे होते हैं जो बर्फ के पीस भी तो गिर रहे होते हैं ना, बादल जैसे कि जैसे हम ओले कह रहे होते हैं कि बर्फ के छोटे छोटे पीस भी जो आसमान से गिर रहे होते हैं, तो यही होता है कि वहां पे वो क्लाउड जो है वो स्नो में चेंज हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ठंडक से तो वो फिर वो बर्फ के गोले जो होते हैं वो भी गिर रहे होते हैं, या बर्फ गिर रही होती है ना, जैसे आप बाहर के ममालिक में देखते हैं कितनी स्नो फॉलिंग होती है, बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही होती है, तो इसी वजह से होती है। और जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज में बड़े बड़े जो है वो स्नो के टुकड़े भी गिर रहे होते हैं, जो थोड़े बड़े भी होते हैं, छोटे होते हैं, इस तरह से वो नीचे नीचे वापस आते हैं। और जो है स्नो फॉलिंग की शक्ल में ये वापस आते हैं और फिर दोबारा इसी तरह से दरिया बनते हैं। ये इसी तरह से होता है और फिर दोबारा वाटर वाटर वेपर बनते हैं। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। बेटा समझ में आया आप लोगों को वाटर साइकिल क्या होता है? समझ में आया आप लोगों को वाटर साइकिल क्या होता है? सी से देखे ना आप, ये जो एरो आपको नजर आ रहा है, देखिए ऊपर वाटर वेपर, ये ऊपर जा रहा है पानी बादलों पर, क्लाउड पे, और फिर क्लाउड पे जो है ये रेन क्लाउड देखें वो अलग ही लग रहे हैं ना, ब्लैक से जो हो रहे हैं,
है ना। नीचे उसके बाद फिर वो क्या हो रहा है कि जो थोड़ी जो रेन जो है वो नीचे यहाँ पानी बरस रहा है, फिर वो स्नो में भी कन्वर्ट हो गए, तो फिर वहां बर्फ भी गिर रही है, तो वहां पे बर्फ गिरती है तो वो ग्लेशियर बना देती है ना, है ना। तो इस तरह से यहाँ से देखें, जब ये ग्लेशियर पिघल रही होती है तो पानी देखो दोबारा वापस नीचे आ रहा होता है, और नीचे आने के बाद जो है ये दरियाओं में गिरता है, की तरफ चला जाता है। तो इसको हम, इस सारे प्रोसेस को हम वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। पेज नंबर 46, रेनफॉल। रेनफॉल, अच्छा, पेज नंबर 46। अब रेनफॉल क्या है? इन पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन में जो बारिशें होती हैं, एंड वी आल्सो गेट सम रेन फ्रॉम द वेस्ट इन द विंटर। और क्या है कि ज्यादा बरसात के मौसम में को क्या कहते हैं हम, बरसात के मौसम को क्या कहते हैं हम? मूनसून सीजन कहते हैं, यानी बारिश का मौसम ना इसको कहते हैं। एंड वी आल्सो गेट सम रेन फ्रॉम द वेस्ट इन द विंटर। इसमें ज्यादातर बारिशें होती हैं सीजन में, है ना। जैसे कि ये जो ये सीजन होता है विंटर का, इसमें भी होती है और इसमें भी होती है, समर में भी। तो इन मेनी प्लेसेस द ग्राउंड इज वेरी हार्ड एंड रेन वाटर डज नॉट सिंक इनटू द ग्राउंड। अब क्या होता है कि बहुत सी जगहों पर ग्राउंड जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा सख्त भी है, इज वेरी हार्ड है, यानी जो लैंड है वो काफी स्टिक सख्त है। इट along the surface farming little streams are larger rivers। अब क्या है, और जो रेन वाटर है जमीन की सख्ती की वजह से क्या होता है, वो अंदर नहीं मतलब जो अंदर नहीं जाता वो रेन, वो सिर्फ सतह के ऊपर ही रहता है, यानी कि दिस वाटर नेचुरली ट्रेवल्स डाउनवर्ड्स एंड फाइनली रीच द सी। अब क्या होता है कि वो सिर्फ सतह के ऊपर ही रहता है, जमीन की सख्ती की वजह से वो पानी अंदर नहीं जा पा रहा होता, ऊपर रहता है, और छोटे छोटे झरने बन जाते हैं उससे। फाइनली झरनों में या छोटे छोटे हिस्सों में, पानी के हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। As it does not rain all the time or regularly throughout the year, ये पूरा साल चलता है। इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टोर वाटर फॉर लेटर यूज। दिस इज, तो हमें चाहिए कि पानी को स्टोर कर लें। दिस इज वेयर नंबर ऑफ डैम्स, reservoirs and tank have been built where water can be stored until in needed. Where there are large rivers, we can also build canals to take water to the drier parts of the country. Pakistan has the largest canal system in the world। अब क्या है कि ज्यादातर बारिशें जो होती है वो बरसात के मौसम में होती हैं, और उसको उस मौसम को मानसून कहते हैं। और सर्दी में भी बारिश होती है बहुत सी जगहों पर, जो यहाँ का ग्राउंड जो होते हैं, वो जो जगह है वो सख्त होती है, और रेनफॉल जो है जमीन की सख्ती की वजह से अंदर जो रेन वाटर है वो नहीं जा पा रहा होता, वो सिर्फ ऊपर की सतह पर ही बहता रहता है। तो और छोटे छोटे जो इस वजह से छोटे छोटे झरनों में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है पानी, और बड़े बड़े दरियाओं में जो कि जिसको स्ट्रीम्स कहते हैं। तो जब ये स्ट्रीम्स बहुत बड़े साइज का होता है तो उसे हम रिवर कहते हैं। जब छोटे छोटे हिस्से होते हैं उसके तो स्ट्रीम्स होती हैं, जब वो बड़े हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है तो वो बड़े साइज का हो जाता है तो उसे हम रिवर कहते हैं, दरिया कहते हैं। तो ये कुदरती तौर पर पानी जो है वो नीचे की तरफ बहता है और बिलाखिर ये समंदर की तरफ पहुंच जाता है। जो वहां से कन्वर्ट होता हुआ दरिया से होता हुआ वो पानी कहाँ पहुंच जाता है, समंदर की तरफ पहुंच जाता है। यानी हम पानी को रोक नहीं सकते ना, अगर हम रोकें तो फिर हम डैम बनाएं, डैम्स बना के हम उनको स्टोर करें। अगर हम उनको स्टोर नहीं करेंगे तो वो पानी जाया हो जाएगा और वो वापस दरियाओं से होता हुआ समंदर की तरफ चला जाएगा। अगर हम उनको रोकेंगे नहीं, या अपने मुल्क की जो है हमें क्वांटिटी जो हमें जरूरत है वो पूरी नहीं करें, तो हम डैम्स बनाएं ताकि पानी को स्टोर कर सके। मैं आगे बताऊंगी आपको डैम्स के बारे में। अब क्या है वेल, वेल क्या है, कुएं। अब जैसे कि ये है, मैं अब आपको ये इस तरह से समझाऊं कि क्या होता है कि पूरे साल जो है वो हर वक्त तो बारिशें नहीं होती है ना, जैसे कि कभी बारिश होती है कभी नहीं भी होती, है ना। तो हम क्या करना चाहिए कि हमें स्टोर करना चाहिए, जमा करके रखना चाहिए हमें, किसको, पानी को।
मैं दोबारा समझा रही हूँ इसको। तो पानी को क्या करना चाहिए, हमें स्टोर करके रखना चाहिए, क्योंकि बारिशें जो हैं वो पूरे साल में नहीं होती, कभी होती है कभी नहीं होती। तो बात के इस्तेमाल के लिए क्या करना चाहिए कि हमें इस्तेमाल के लिए इसको डैम्स में या हमें किसी जगह स्टोर कर देना चाहिए। जैसे हम देखते हैं ना, हम घरों में क्या करते हैं, पानी के टैंक भी तो बनाते हैं ना हम लोग घर में, ताकि हम पानी को जमा कर सकें। आपके घर में भी टैंक होगा यकीनन, है आपके घर में? यस। हाँ, तो क्यों हम वो वहां आप लोग क्यों टैंक में पानी जमा करके रखा हुआ है? वजह क्या, रीजन है इसका? जी बेटा। इसलिए रखा हुआ है ना, ताकि हमें जब भी जरूरत पड़े हम वहां से पानी जो है मोटर के जरिए ऊपर लेकर आए, हमारे तमाम टैप्स में, हमारे तमाम नल में पानी आए और हमें हर वक्त जो है पानी हमें अवेलेबल रहे, है ना। जब भी हमें जरूरत हो हम वहां से नीचे से टैंक से ऊपर लेकर आए और टंकी में करें, रखें, उसको डालें, तो इस तरह से हमें पूरे घर में पानी आए हमारा, है ना। सारा सिस्टम हम घर का चला सकें। इसी वजह से एक मुल्क को चलाने के लिए, क्योंकि मुल्क में हर घर में पानी भी तो देना है ना, इरिगेशन का सिस्टम भी ये सबको देखना होता है, तो फिर क्या करना चाहिए, उसको स्टोर करना जरूरी है ना। घर पे भी हम इसी तरह टैंक बना के भी यही होता है ना, ताकि हमारे घर में स्टोर रहे। तो ये तरीका होता है, तो बहुत से डैम्स बनाए जाते हैं, यानी पानी की कमी ना हो ना, सबसे डैम्स जो गवर्नमेंट है ना, वो डैम्स बना लेते हैं। उसको रिजर्वायर्स, पानी को जमा करने के जखीरे और टैंक तामीर किए जाते हैं, जहाँ पर पानी जमा किया जा सकता है। इसकी जरूरत होती है, मतलब जो बड़े बड़े दरिया हैं वहां पर हम इससे नहरें बना सकते हैं, ताकि मुल्क के खुश्क इलाकों तक पानी को ले जाए। जैसे कि थर का एरिया है ना हमारा, वहां पे तो पानी वैसे ही बहुत ड्राई एरिया है, वहां पे तो वैसे ही पानी नहीं होता, और लोग कितना गंदा पानी भी यूज कर रहे होते हैं। जो बारिश का पानी होता है वो बहुत ज्यादा जो है वो गंदा हो जाता है, उतना खराब हो जाता है, वो भी वो यूज कर रहे होते हैं। बस उसमें बहुत ज्यादा मिट्टी होती है, डस्ट वो होती है। इसके बावजूद वो पानी को यूज, क्योंकि पानी की कमी है वहां पे, बारिश वहां होती नहीं है पूरे साल, इसलिए जो ड्राई एरियाज हैं हमारे मुल्क के, वहां पे पानी के सिस्टम को ले जाया जा सके, इसलिए हमें डैम्स की और स्टोर करने की जरूरत है। तो पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा बेहतरीन नहरी निजाम पाया जाता है, यानी हमारे यहाँ जो कैनाल सिस्टम है, डैम सिस्टम है, तो ये हमारे यहाँ बहुत अच्छा स्टोर सिस्टम हमारे पाकिस्तान में भी है। ये भी हमारी सोर्सेज है, यानी ये हमारे सोर्स ऑफ वाटर है। यानी हम पानी का जो जरिया है ना हमारा, ये भी है कि नहरी का निजाम जो है ना, जो नहर के जरिए हम पूरे मुल्क में पानी को कन्वर्ट करते हैं, तो वो हमारे यहाँ भी काफी अच्छा है। अब क्या है, वेल्स। Wells are large holes dug in the ground to obtain water from underground sources and also to store water in the past. These were dug by hundreds of people. There are many such wells in our country even today, and they are very useful where there is no supply of pumped water. Water is also found underground. This occurs when surface water seeps through the soil and is trapped between layers of hard rock. क्या है कि जो ट्यूब वेल्स हैं वो क्या है, जैसे कि कुछ अरसों में, कुछ हालिया सालों में जो है, अभी के कुछ साल ही गुजरे होंगे, उसमें पानी जो है वो इतना नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है जो हमारी जरूरियात को पूरा कर सके। कुछ सालों में पहले हुआ करता होगा, लेकिन कुछ सालों में ये कि ड्राइनेस की बारिश इतनी ज्यादा नहीं हुई, और दूसरी वजहों से जमीन बहुत ज्यादा वो थी, क्या नाम है, स्ट्रॉन्ग सख्त थी, और तो नीचे पानी उसकी इस वजह से वो नहीं जा सका, और जमीन के अंदर भी पानी की मिकदार कम हो गई। इस वजह से पानी की जरूरत बहुत ज्यादा की वजह से पानी इतना अवेलेबल नहीं हो सक रहा, तो हमारी जरूरत को पूरा नहीं कर सक रहा। तो यहाँ मेट का मतलब है मिलना नहीं है, बल्कि पूरा करना है। मेट का मतलब है, एक लफ्ज के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं ना, यहाँ जरूरत पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि हम वेल्स को खोदते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जैसे कि कुओं को खोदते हुए कभी अगर इत्तेफाक हुआ हो, आपको बोरिंग वगैरह देखने का इत्तेफाक हुआ हो, तो क्या होता है, वो ड्रिलिंग कर करते हैं ना, उसमें खोदते हैं, बहुत ही गहरे जो है सुराख जमीन में बनाते हैं, है ना, ड्रिल किए जाते हैं। देखा होगा कभी, आपको देखा है बेटा आप लोग ने बोरिंग होते हुए या कुएं को जी खोदते हुए जी। देख? पीछे बोरिंग तो जो अक्सर बोरिंग तो अक्सर हो रही होती है हमारे, कहीं ना कहीं इलाकों में बोरिंग तो हो रही होती है। पानी नीचे ढूंढ रहे होते हैं, और 40-40 फीट पानी, 40 जो है वो फीट तक पानी को ढूंढा जाता है जमीन के नीचे तक। कराची में तो वैसे ही पानी बहुत नीचे चला गया, इतना ज्यादा है भी नहीं, और अगर लोग देखते हुए तो पानी की जो है क्वांटिटी बहुत कम है। तो ड्रिल किए जाते हैं, इसमें हम क्या करते हैं,
ट्यूब जो होती है ना, और केसिंग करते हैं हम इस होल के ऊपर, वो लगा देते हैं, यानी ट्यूब के ऊपर हम ड्रिल वो लगाते हैं। बहुत ही मतलब 100 मीटर के करीब नीचे जमीन से ये पानी को खींचता है। यानी कि ये आपको नजर आ रहा है सिस्टम जो वेल का है, आप लोग देखें इसमें पिक्चर में कि अ वेल इन सिंध में तो बहुत ज्यादा पानी की कमी होती है ना, तो ज्यादा कुएं वहां पर होते ही हैं। तो क्या होता है, मोटर लगी हुई होती है, तो जमीन से जमीन के ऊपर जो सरफेस पर डीजल और बिजली की मोटर होती है। जो सरफेस का मतलब होता है इसकी सतह पर ऊपर की जानिब जो है ये डीजल की लगा देते हैं या बिजली की मोटर्स होती हैं, और इनसे पानी को पंप किया जाता है, यानी खींचा जाता है ऊपर ऊपर की तरफ खींचा जाता है। तो उसको क्या करते हैं ये लोग, किसान जो है, जो किसान है वो अपनी फसलों को पानी दे सकते हैं इस तरह। और पूरा साल अगर ट्यूबवेल से इनके घरों में मतलब पानी जो है वो इजी हो जाता है, करीब हो जाता है इनसे, वो आप आसानी पानी इससे ट्यूबवेल के वेल्स के जरिए, कुओं के जरिए से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ट्यूबवेल्स भी यही हैं कि इन रिसेंट ईयर्स में ये देखें कि वाटर फ्रॉम ओपन वेल्स हैज नॉट बीन इनफ टू मीट अवर नीड्स। हमारे लिए काफी था पानी। वी नाउ डिग वेल्स बाय ड्रिलिंग के जरिए से उन्होंने किया, इस तरह से पानी को निकाला है। अच्छा, थोड़ा सा मैं और समझा देती हूँ इसका वेल्स का, क्योंकि आप लोग अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा इसको समझाती हूँ कि जो जमीन पर कुएं जो हैं वो डब किए जाते हैं ना, तो हम पानी इसी से हासिल करते हैं। जो हमारा ये जरिया है ना एक तरह तरीके से, कि हम इसको जमीन के नीचे से हासिल कर लेते हैं, और हम इससे पानी को यहाँ जखीरा स्टोर भी कर सकते हैं कुओं में। तो पानी को जो हम यूज भी कर सकते हैं, हम रोजाना की बुनियाद पे निकाल भी सकते हैं और इसको स्टोर भी कर लेते हैं। माजी में यानी पास में भी इसको खोदा जाता रहा है, और ज्यादातर लोग इसको खोदते हैं जो चाहते हैं कि पानी को हासिल किया जा सके। तो हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे कुएं मौजूद हैं जहाँ पे पाइप से पानी जो है वो जा सकता है, जहाँ पाइप से पानी नहीं जा सकता ना, जैसे कि बहुत से ऐसे जगहें हैं जहाँ अगर पाइप लगा दिया जाए लेकिन पाइप पाइप नहीं जाता, तो वहाँ पे कुएं खोदे जा सकते हैं, तो वहां से पानी आसानी निकाल सकते हैं। इससे फायदेमंद चीज है ये कि जमीन के नीचे पानी और भी पाया जाता है कि किस तरह से आता है। तो ये जमीन का एक रिसोर्स है। इसी तरह ट्यूबवेल में दोबारा समझा दूं कि जो है इसकी नीड बहुत ज्यादा नहीं थी, नहीं है। पानी हालिया सालों में जो है, कुछ सालों में पानी की जो है नीड हमें बहुत ज्यादा हो गई है, और पानी इतना ज्यादा नहीं है। तो ये क्या है किया है इन्होंने कि ट्यूबवेल्स का भी लगाया गया है, जिसमें हम एक ड्रिलिंग करते हैं, खोदते हैं और गहरे सुराख करते हैं, और जिस ड्रिल किए जाते हैं उसमें हम ट्यूब या केसिंग लगा देते हैं, ऊपर लगा देते हैं बहुत से, यानी कि 100 मीटर के जो अगर नीचे पानी है तो उसको ये ऊपर खींचता है। जमीन के सरफेस पे क्या करते हैं, डीजल और बिजली की मोटर लगा देते हैं, और जो कि पानी को पंप करता है ऊपर की तरफ। तो किसान इससे भी यानी ट्यूबवेल से भी अपनी फसलों को पानी देते हैं, और इस तरह से वो अपने घरों में भी ले जाते हैं, और पानी काफी सारी मिकदार में यहाँ से निकाला जा सकता है। अच्छा बेटा, सोलर पंप क्या है, पेज नंबर 47। Due to the shortage of electricity in Pakistan, farmers are now using solar pumps. Solar pumps use energy from the sun to bring underground water up the water up to the surface. They use it to irrigate their farms and in their homes. Though the initial cost to install solar pump is very high, the benefits to the farmers make it worthwhile. Farmers in the northern rural areas of Pakistan are already using solar pump. क्या है सोलर पंप, क्या है कि पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली की कमी जो शॉर्टेज की वजह से किसान क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ बिजली की कमी की वजह से, जो कि वहाँ पे जो है बिजली नहीं है, बाज जो एरियाज जो गांव है वहाँ बिजली नहीं भी है, कुछ एरियाज अभी भी ऐसे हैं। तो या फिर अगर है भी तो इतनी ज्यादा नहीं है, या कम है, बहुत ज्यादा शॉर्टेज है इलेक्ट्रिसिटी की। तो किसान क्या सोलर पंप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एनर्जी यूज करते हैं, यानी कि एनर्जी यूज करते हैं इस तरह से सूरज से, जो कि पानी को पंप करता है ऊपर की तरफ। किसान इससे भी
एनर्जी यूज की जाती है। ज़ेरे ज़मीन पानी को ऊपर लाने के लिए क्या होता है, सतह पर लाने के लिए वो इरिगेट करते हैं। इरिगेट करना मतलब खेतों को पानी देना, यानी कि आपाशी करना कहते हैं। खेतों में पानी लाने के लिए क्या करते हैं, इरिगेट सिस्टम करते हैं वो खेतों में, और अपने घरों को पानी देने के लिए भी इसका सोलर पंप का इस्तेमाल करते हैं, ताकि अपने घरों में भी पानी ला सकें और जो है वो इरिगेशन के लिए भी यूज कर सकें। तो सोलर पंप को लगाने के लिए शुरू की जो कीमत होती है वो बहुत ज़्यादा वेरी हाई, बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत महंगा पड़ता है, यानी सोलर सिस्टम लगाने में पैसे ज़्यादा लगते हैं। लेकिन किसानों को जो फायदे होते हैं वो बहुत ज़्यादा है इससे। तो जो हमारे जो गांव के एरियाज हैं, यानी कि जो रूरल एरियाज हैं, यानी गांव के एरियाज हैं, वो लोग पहले ही से सोलर पंप को इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी बहुत सारे अभी ऐसी जगहें हैं, ऐसे गांव हैं जो कि सोलर पंप यूज कर रहे हैं, यानी सूरज से जो एनर्जी हासिल की जाती है ना, सोलर सिस्टम वो यूज कर रहे हैं। तो हमारे पाकिस्तान का जो शुमाली इलाका है, वो जो देहाती इलाका है, वो पहले ही से सोलर पंप को यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब डैम्स एंड बैराजेस। डैम्स और बैराजेस क्या है? अच्छा बेटा, 47 पेज पर ही dams and barrages. In the northern parts of our country, we have fast flowing rivers. Imagine the power and weight of so many millions of liters of water pushing towards the sea. Dams have been built on the large rivers to store water and to slow its movement towards the sea. Dams are built on the upper part of a river when it's flowing fast through the mountain valleys. अब क्या है ये डैम्स के, हमारे मुल्क के जो नॉर्दर्न एरियाज है ना, वो बहुत तेजी से वहाँ पर, और वहाँ पे जो एरियाज हैं वहाँ पे बहुत तेजी से बहने वाले दरिया भी हैं। जरा सोचें कि बहुत ज्यादा, जो कि मिलियंस ऑफ वाटर है उसमें, उसे समंदर की तरफ ढकेलते हैं। यानी कि हमारे जो फास्ट फॉलोइंग हमारे जो रिवर्स है ना, वो बहुत इतने फास्ट हैं, इतने तेज बहते हैं कि वो इतना ज्यादा मिलियंस ऑफ वाटर, जो इतना ढेरों के हिसाब से पानी जो है वो समंदर की तरफ फेंक रहे होते हैं, ढकेल रहे होते हैं। तो वहां पे शुमाली इलाके, यानी इतने स्पीड में जा रहा है पानी कि वो जाया हो जाएगा अगर हम उसको रोकेंगे नहीं। तो वहाँ शुमाली इलाके हमारे जो है वो ऊंचे हैं, वहाँ पे जो दरिया जो बह रहे होते हैं, वो बर्फ पिघलती है ना वहाँ, तो वहां से दरिया बनते हैं और वो तेजी से बहते हैं। जो बर्फ की पिघलने की जो जो स्पीड होती है ना, वो भी बहुत तेज होती है। तो इस तरीके से वो बहते हैं, तेजी से बहते हैं और बहते हुए समंदर में गिरते हैं। तो वहां पर जो डैम्स हैं वो तामीर किए गए हैं। तो सम डैम्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। दे प्रोवाइड अ लार्ज survivor of water for irrigation and others purpose. They also enable use to generate electricity. The main dams in Pakistan are at Warsak Dam है, Tarbela and Mangla. There are smaller dams in Khyber Pakhtunkhwa and Upper Punjab. अब क्या है कि इनके ऊपर जो है जो डैम्स हैं, वो समंदर में जो इतना पानी गिर जाता है, वहां पर डैम्स हैं वो तामीर किए गए हैं। जो बड़े बड़े दरिया इनके ऊपर तामीर किए गए हैं, पानी को जमा करने के लिए, जखीरा करने के लिए, स्टोर करने के लिए, और पानी की रफ्तार को भी कम करने के लिए। पानी चूंकि समंदर की तरफ तेजी से जाता है ना, तो फिर डैम बनाकर इसकी रफ्तार को या तो कम कर दिया जाता है या रोका जाता है, स्लो कर दिया जाता है, और पानी को स्टोर कर लिया जाता है डैम्स बनाकर। डैम्स जो है वो दरिया के ऊपर के हिस्से, यानी कि अपर पार्ट है, यानी ऊपर, वहां तामीर किए जाते हैं। जो अपर पार्ट है डैम्स का, वहां पर ये तामीर किए जाते हैं जो दरिया के ऊपर। ये बहुत तेजी से बहते हैं पहाड़ी वादियों से, पहाड़ी वैलीज से जो है। कुछ डैम्स को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी कहते हैं। कुछ डैम्स जो हैं जो कि वैलीज में हैं, उन्हें कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट भी हैं जिन्हें हम मल्टीपर्पज, यानी बहुत ज्यादा मुख्तलिफ तरीकों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहते हैं। ये बड़ी मकदार में इरिगेशन के लिए पानी को प्रोवाइड करते हैं, यानी पानी को हासिल करते हैं एक बड़ी मिकदार में, ताकि वहां से पानी को इरिगेशन के लिए यूज किया जा सके। अगर डैम्स होंगे तो हम ज्यादा फर्टिलाइज कर सकें, यानी हम ज्यादा इरिगेशन कर सकेंगे, पौधे प्लांट उगा सकेंगे हम, यानी कि अपनी फसलें उगा सकेंगे, जिससे हम वीट, फ्लोर और मतलब वीट और राइस वगैरह, और दूसरी जो हमारी जो हम यूज करते हैं, अनाज वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसको उगा सकते हैं। बाजरा है, मकई है,
इसके अलावा कपास है और भी बहुत सारी हमारी क्रॉप्स है ना, उसको हम इरिगेशन सिस्टम को हम बिल्टअप कर सकते हैं। पानी अगर ज़्यादा हुआ तो और डैम से हम स्टोर कर लेते हैं, तो हम ज़्यादा फर्टिलाइज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों को पानी दे सकते हैं अगर डैम्स होंगे तो और डैम दूसरे मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर सकेंगे, जैसे कि मजीद इस काबिल बनाते हैं कि हम बिजली भी पैदा कर सकें। तो डैम्स हमें इस काबिल बनाते हैं, यानी हम देखो हम क्या करते हैं, मल्टीपर्पज यूज करते हैं। यानी हम एक तो तरफ हम इरिगेशन का सिस्टम को भी हम देख रहे हैं, उसको भी हम पानी दे रहे हैं, दूसरा हम इलेक्ट्रिसिटी को भी बना रहे हैं, यानी कि हम बिजली भी पैदा कर रहे हैं। उन्हीं डैम से जो मेन पाकिस्तान के जो डैम्स हैं वो वारसक डैम है, तरबीला डैम है और मंगला डैम है। ये पाकिस्तान के जो है ये मेन डैम्स है, यानी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा इनकी इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस है इसकी डैम्स की। तो पंजाब में उसके ऊपर की हिस्से जैसे कि केपी के है, वहाँ छोटे छोटे डैम्स मौजूद है। Another way of controlling the flow of rivers is by building a barrier across them. This is called a barrage, like a dam. A barrage has gates which control the flow of water, especially in times of flood. Flood means सैलाब को, floods सैलाब को कहते हैं। A barrage raises the level of water in a river or canal so that there is adequate flow into the canals used to irrigate the farmland. सक्खर बैराजेस बिल्ड, ये मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। जी बेटा, जी मैं दोबारा मीटिंग की तरफ आ रही हूँ। सर मैं आप लोग के अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, प्लीज वेट। जी बेटा, आप लोग मेरी बात समझ तो रहे हैं ना, आप लोग समझ में तो आ रहा है ना? जी है ना। मैं मुसलसल विजय बिलावल। तो सबसे एंड पर ही हैं हम। सक्खर बैराजेस बिल्ड, हम पेज नंबर 47 पर ही हैं। सक्खर बैराजेस बिल्ड ऑन द रिवर इंडस विद इट्स 7 canals. It supplies water to about 25% of the total canal irrigated areas of Pakistan. अब क्या है कि जो हमारे मेन डैम है पाकिस्तान के, जो मेन डैम से मैंने अभी आपको बताया, वो सारे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंस है उनकी। तो इनके गेट क्या है, बैरियर, रास्ते की रुकावट मतलब लगा देते हैं। जैसे कि हमारे जो डैम्स हैं पंजाब में, इसके ऊपर के हिस्से केपी के, वहाँ पे छोटे छोटे डैम्स ही मौजूद हैं। तो एक दूसरा तरीका भी जिनसे दरिया को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे इनके गेट बैरियर, रास्ते की जो रुकावटें हैं उनको कहते हैं, वो तामीर करने के लिए, यानी पानी बह रहा है दरिया का तेजी से, तो रास्ते में एक बंद सा बनाते हैं पानी की रफ्तार को स्लो करने के लिए, तो इसको हम बैराज कहते हैं। और डैम्स की तरह बैराज के भी बहुत से गेट्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी, आप स्क्रीन उस पे देखिए, आप अपनी बुक पे देखिए 47 पे, अब व्यू तरबेला डैम और सक्खर बैराज को देखिए आप, तो आपको गेट्स नजर आ रहे होंगे जो पानी की रफ्तार को कंट्रोल करते हैं। स्पेशली जब सैलाब अगर आ रहा होता है, जी फ्लोट्स अगर आ रहा होता है, तो बैराज में पानी की मिकदार जो है वो बढ़ जाती है, यानी दरिया में, नहरों में मुनासिब पानी की मिकदार, क्योंकि वो पानी इस्तेमाल हो रहा होता है ना, इसलिए फार्म लैंड के लिए, यानी कि इरिगेशन के लिए। तो दरियाए सिंध पर सक्कर बैराज तामीर किया गया, उसमें 7 नहरें निकलती हैं। पानी के जो टोटल एरियाज हैं, पानी यानी सप्लाई, यानी उन्हें भेजता है, यानी इरिगेशन के लिए, ये सब कुछ इरिगेशन के लिए पानी सप्लाई होता है। ये पिक्चर जो है देखें तो शक्ल आपको नजर आ रही होगी, साइड पे बैराज है, इसके गेट बने हुए हैं और इन गेट्स के जरिए पानी के फ्लो को कंट्रोल किया गया है। जी बेटा, ये हाँ कंट्रोल किया जाता है। तो ये गेट्स जो है इजाजत देते हैं कि कितना पानी जो है वो अंदर जाएगा और कितना पानी अंदर नहीं जाएगा, तो ये गेट्स इसीलिए होते हैं। और इस साइड पर डैम बना हुआ है, ये डैम, ये दूसरी साइड पर देखें जो ऊपर से नीचे पानी गिर रहा है ना, जैसे कि ये व्यू ऑफ तरबेला डैम देखें, इसमें जो ऊपर से पानी जो गिर रहा है, ये क्या है, गिराया जाता है, आगे स्टोर भी किया जाता है। पानी ऊपर से गिराते हैं तो बिजली भी पैदा की जाती है, इसलिए ये ऊपर से पानी को नीचे गिराया जाता है, ताकि इसको एक जगह तो इसको स्टोर भी किया जाता है पानी, दूसरे बिजली भी पैदा की जाती है।
ठीक है बेटा, आप लोग की समझ में आया ये कौन है जो ये, बेटा स्क्रीन पे तो कुछ भी ना शो यस कीजिए प्लीज। जी, आपके समझ में आया बेटा ये सारा जो मैंने अभी आपको लेसन जो है पढ़ाया है ये। अभी हम 47 तक ही हैं, पेज नंबर 47 पर हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें पावर पढ़ाएंगे, आप पावर को यहीं से आप कंटिन्यू करेंगे पावर से। ठीक है बेटा। यस। अच्छा, जो आप लोग अपना जो वर्क है वो भी कंप्लीट करके रखिएगा कॉपीज में, और बहुत नीट वर्क कीजिएगा। थैंक यू सो मच कि आप लोग जो है बहुत केयरफुली जो है लेसन को सुन रहे हैं और आपकी समझ में भी आ रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग बहुत ज्यादा केयरफुली सुनते हैं मुझे। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। लापिस। मीटिंग लीव कर दो ना यार, मीटिंग एंड कर। आप किसी की मीटिंग मेरी आप कौन क्लास में आपको दे रहे हैं? हाँ, आप पूरी ले लीजिए और कोई नहीं है सेटी क्लास में। मीन्स आपकी आवाज नहीं आ रही। बिलाल अभी टीचर दूसरी क्लास लगा ली है। ठीक है ठीक है। ठीक है नहीं तुम्हें पता नहीं है एक ही लिंक में होती है क्लास। एक ही लिंक में होती है। हमें दूसरी लिंक भेज दो। तुम्हें पता छुट गया बिलाल, तुम तो कल आयो। हैं बिलाल, कल आए हो तुम? कब से क्लास ले रहा हैं? कब से क्लास ले रहा दे रहे हो? अच्छा मैं कल आया हूँ। तुम देखो मुझे पता है, मैं नहीं पता। आया था तुम ठीक। मैं तो कह रहा हूँ अभी हटा देते थोड़ी देर।
इस पेज नंबर। टीचर को तो अभी आने दो, टीचर ने अभी बुक रखी है, पहले बोल पेज नंबर। हमारा भी क्या हुआ? आज मेरी दूसरी क्लास है, टीचर मेरी पेज नंबर। मैं तो आ रहा है। ये हमारा इल्म से इजाफे की दुआ तक हुआ है। मैं आपके आवाज नहीं आ रही। मैं आपकी आवाज नहीं आ रही। टीचर की आवाज नहीं आ रही है।
मिस ये उर्दू की कॉपी में करना है। Because you know, if you have not done, if you have not taken any इस्लामियत की कॉपी में कुछ नहीं बोल रही। बेटा आपने सवाल 2 सवालों के जवाब लिख लिए हैं। अभी ये आवाज आ रही है आपको? यस आवाज आ रही यस आवाज आ रही है। हेल्मेट कर लिया। दो सवालों के जवाब हो गए हैं आपके। अच्छा सबने लिख लिए हैं? यस मिस। ठीक। अच्छा अब आपने जैसे मैंने काम बताया आपको वैसे ही किया है ना। आपने ब्लू कलर से आपने सवाल लिखा है और पेंसिल से आपने जवाब लिखा है जैसे स्क्रीन में शो हो रहा है। और डेट भी सबने मेंशन की है। यस मिस। चलिए स्लाइड चेंज करूं। सवाल नंबर 3 पे। टीचर ये फर्स्ट चैप्टर हुआ है। नहीं बेटा फर्स्ट चैप्टर नहीं हुआ। फर्स्ट चैप्टर नहीं हुआ। तो इबादत ना जी जी ईमानियात तो इबादत का हुआ फर्स्ट है। आपका हुआ होगा। बाकियों का नहीं हुआ बस सबका हुआ है। नो मिस। नहीं नहीं सबका नहीं हुआ। अच्छा चलिए अब मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ। सवाल नंबर 3 पे हम आ जाते हैं। ठीक है ये सवालात आपकी बुक में भी हैं। सफा नंबर 8 पे देखिएगा। ये सवालात आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं। अच्छा अब हम स्लाइड चेंज कर रहे हैं। जवाब जवाब सुन लीजिए। ताला ने चारों इन अंबिया किराम पर नाज़िल की। अब आसमानी किताबें और पर नाज़िल जिन पर नाज़िल की गई अंबिया किराम पर ये नाम। ठीक है पहले है पहली किताब है तौरात। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल की। स्क्रीन शो हो रही है। फिर उसके बाद है ज़बूर। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। चौथी किताब है कुरान मजीद। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल नंबर 3 है ये आपको ब्लू कलर से लिखता है सवाल और जवाब से लिखता है। अच्छा उसका डेट जरूर मेंशन कर लीजिएगा। आज डेट है 13 तारीख है आज। डेट मेंशन करने के बाद फिर आप सवाल नंबर 3 लिखेंगे। चारों आसमान जवाब से पहली किताब है तौरात। तीसरी किताब है
जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, और चौथी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीन सवाल हो गए आप लोगों के, कर लीजिए, आराम से कर लीजिए। बहुत अच्छी राइटिंग में काम करिएगा। बस हमारा होने वाला है। कर लीजिए, आराम से कर लीजिए, आराम से, जल्दी नहीं है, आराम से, टाइम है आपके पास। बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन वर्क करिएगा, साफ सुथरा, जैसे आप क्लास में किया करते थे। बहुत अच्छी राइटिंग में, बोल के बच्चे तो हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे, वो बहुत क्या अच्छा काम। जब अपने और फ्रेंड्स को भी तो कहिए क्लास में ज्वाइन किया करें। बस थोड़े से ये 10-12 बच्चे आ रहे होते हैं, बाकी सब आप अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट करिए कि लेक्चर जरूर अटेंड करें, क्लास जरूर अटेंड करें। लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि सारी नॉलेज दी जाती है, वो सब आपको कैसे आप सारे बच्चे क्लास में ले रहे हैं। आप फ्रेंड्स हैं, आप उनको कहा करें क्लास में। फिर आपके बच्चे बड़े, आप वैसे भी तो क्लास में स्कूल में आते थे ना, तो आपके फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं ऐसन की मम्मा बात कर रही हूँ। जी, आप लोगों का कोई चलिए। अलग से ग्रुप है क्या? इस्लामियात उर्दू वगैरह का कोई अलग से 4 क्लास का ग्रुप होता है क्या? आपको इसके आप किसके कह रही हैं? मतलब कोई फोर्थ काम क्लास का वगैरह ग्रुप है? होता है? जी जी जी, पीडीएफ जा ऐसा रही है, ग्रुप पे जा रही है। फोर्थ क्लास का भी ग्रुप है, 3 का पीडीएफ भी आ तो रहा है, है। लेकिन हम लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, तो हमारा पिछला सारा काम जो है ना, वो काफी काम नहीं हुआ है। अच्छा, तो प्लीज आप ये मैं जरा आपको कोऑपरेट। एसन एसन की मम्मा ना। जी, एहसन जावेद, न्यू जी एडमिशन। जी, अच्छा, मैं आपको काम सेंड कर दूंगी, उर्दू इस्लामिक की टीचर हूँ, आपको काम जी, सेंड कर दूंगी। कहाँ पर सेंड करेंगे? अगर है तो फिर ग्रुप है तो प्लीज हमें ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, ठीक है, मैं आपको वैसे पर्सनली भी है ना आपके नंबर पे काम सेंड कर दूंगी। जी उस साल प्लीज से कर और दीजिएगा। जी ठीक जी, है, जी प्लीज जी, कर दीजिएगा। जरूर हमारी जी। काफी, जी जी, वो एसएसटी और साइंस वगैरह का भी काम हमारा रह रहा है। उर्दू इस्लामियात का तो चलो अभी कंप्लीट है, क्योंकि आप काम के साथ साथ उसी वक्त बताते रहते हो, तो हमारा हो जाता है। जी लेकिन जी, दूसरी टीचर जो है ना, दूसरे सब्जेक्ट, उसका भी काम हमारा नहीं हुआ है मैं पिछला। आपका मैसेज कन्वे कर दूंगी, मैं आपका मैसेज जी पहुंचा दूंगी प्लीज, टीचर्स जी को, जी, तो प्लीज वो दे भी आपको दीजिएगा। काम। जी जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा, बहुत। अच्छा बेटा, 3 सवाल हो चुके हैं हमारे। अब है हमारा चौथा सवाल। सवाल नंबर 4 है, यौम हशर। यौम हशर किसे कहते हैं और यौम हशर में क्या होगा? उस दिन क्या होगा? यौम हशर किसे कहते हैं, किस दिन को कहते हैं, और यौम हशर के दिन में क्या होगा? ठीक है, तो अब है ये हेडिंग के साथ काम है, यौम हशर की कैफियत। जवाब में लिखिएगा हेडिंग, जो आपने ब्लू कलर से, जैसे मैंने पॉइंटर से लिखी है, लेकिन आपने सारा पेंसिल मार्क करना है। ठीक है, अच्छा, अब आपने हेडिंग दी यौम हशर की कैफियत। यौम हशर क्या है? कयामत का दिन। ठीक है, कयामत के दिन अल्लाह ताला तमाम आदम और उसके मखलूक, दुनिया की हर चीज, कायनात की हर चीज और मखलूकात, तमाम जानदार मखलूकात को मिटा देगा। फिर अल्लाह ताला सब इंसानों को दोबारा जिंदा करेगा और सब अल्लाह ताला के सामने हाजिर होंगे। फिर क्या होगा? उनके अमाल के हिसाब से उन्हें जन्नत और दोज़ख में डाल दिया जाएगा, और यही यौम हशर होगा, रोज़े क़यामत का दिन। ठीक है, तो यौम हशर किसे कहते हैं और इसमें क्या होगा? यौम हशर की कैफियत जानिएगा। फिर उसके बाद है जवाब, क़यामत के दिन अल्लाह ताला तमाम आलम
अल्लाह ताला सब इंसान को दोबारा जिंदा कर सब सामने हाजिर होंगे और उनके अमाल के हिसाब से उन्हें जन्नत और दोज़ख में डाल दिया जाएगा। यही यौम हशर होगा। सवाल नंबर 4, यौम हशर किसे कहते हैं? यौम हशर में क्या होगा? जवाब है इसका यौम कैफियत तमाम आदम और उसकी मखलूक मिटा दी। फिर अल्लाह ताला सबको आखिर अमाल के जन्नत यही यौम हशर होगा। मेरे साथ की आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? पीछे बैकग्राउंड में तो मुझे इतनी आइसक्रीम की आवाजें आ रही है। बेटा आप अपने काम पे तवज्जो दीजिए। बैकग्राउंड में जिनकी भी आवाजें आ रही है प्लीज आप जरा चीज को देखिए, नोट करिए। क्लास हो रही है ये। अगर इस तरह से हमारी सराउंडिंग में भी शोर होगा तो हमें बुरा लगेगा ना। काम पे तवज्जो हट जाती है। हमारी पूरी तवज्जो से काम पर होनी चाहिए। हम कॉपी वर्क कर रहे हैं तो इसमें मिस्टेक हो सकती है, गलती हो सकती है हमसे। अच्छा 4 सवाल हो चुके हैं। 4 तफसीली सवालात ईमानियात और इबादत चैप्टर के। अच्छा अब इन तफसीली सवालात के बाद हम करेंगे मुख्तसर सवाल जवाब। अभी ये सेंटेंस क्या समझा? तो यहाँ पे जाइए 4 जोड़ा है। तो यहाँ पे रख लेना। यहाँ पे रख लेना। We'll have a period of conversation. मैं चाहूंगी in English conversation we'll be doing everything. हम कोई भी बात करेंगे हम इंग्लिश में ही करेंगे। ओके जी बेटा 4 तफसीली सवाल आप सबने कर लिए? ठीक है बेटा, इससे प्लीज बैकग्राउंड से आवाज आपस में बातें अब कर लिया बेटा आपने सारा चलिए था रह गया था। चले जा। अच्छा अब है अगर रहता था चले आइडिया नाफिया आपकी आवाज चलिए जैसे डिस्टेंस का लीजिए बेटा, जो 2 बच्चे एक साथ बहन भाई हैं या जो भी हैं आप लोग तो डिस्टेंस होकर बैठ जाइए। आपकी आवाजें मिक्स हो रहा है। मुख्तसर सवाल जवाब। अभी तक तो जो हमने किए थे वो तफसीली थे, इतने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर थे। अब हम कर रहे हैं मुख्तसर शॉर्ट क्वेश्चन। कॉपी में डेट मेंशन कर लीजिए। कॉपी में डेट मेंशन कर लीजिए।
बाद अब हम करते हैं अगला सवाल, मुख्तसर सवाल। मेरी आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? यस टीचर। ओके चलिए जनाब, अब हम कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। पहले क्या है, ब्लू कलर से सवाल करेंगे और पेंसिल से जवाब करेंगे। आप ऊपर डेट मेंशन कर दीजिए, डेट डाल लीजिए। आज 13 तारीख, 8वां महीना और साल है 2021। ठीक है, अच्छा अब है पहला सवाल, ईमान क्या है? ईमान क्या है? जवाब है इसका अल्लाह ताला को सच्चे दिल से मानना, ज़बान से इकरार करना और यकीन करना। ईमान बात को यकीन रखना कि अल्लाह ताला एक है, ईमान। पहला सवाल, ईमान क्या है? जवाब अल्लाह ताला को सच्चे दिल से मानना, ज़बान से इकरार करना और यकीन रखना ईमान। अब है सवाल नंबर 2। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कौन वही लेकर आया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह के पैगाम वही लेकर कौन आया था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आए थे। ठीक, अब है 2 सवाल हो गए। पहला सवाल क्या है? और यकीन रखना ईमान। अब है सवाल नंबर 2। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। सवाल नंबर 3, अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान लाने का क्या मतलब? अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान लाने का मतलब है अल्लाह ताला को एक मानना और उसकी वहदानियत का इकरार। तो एक है, उसका कोई शरीक नहीं। सवाल नंबर 3 है, अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान एक मानना और उसकी वहदानियत का इकरार करना। साथ कोई शरीक नहीं, वो अकेला है। और अच्छा अब है 3 सवाल हो गए सबके बेटा? यस टीचर। चलिए अब सवाल नंबर 4 इल्हामी किताबों के नाम क्या हैं? ये तो सबको मालूम है, क्लास 3 में भी पढ़ा था, क्लास 4 में भी पढ़ा है हमने। अब बता दीजिए जल्दी से कौन कौन सी 4 इल्हामी किताबें हैं? तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। शाबाश शाबाश। सबसे आखिरी किताब कौन सी है इसमें से? कुरान मजीद। कुरान मजीद सबसे आखिरी किताब है और किस पर नाज़िल हुई थी? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई थी कुरान मजीद आखिरी किताब है। ठीक है, अच्छा अब सवाल आखिरत पर ईमान क्या है? आखिरत पर ईमान क्या है? दूसरे की जिंदगी आरजी है ना, फिर उसके बाद बनने के बाद हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे। ठीक है, दोबारा जिंदा किए जाएंगे और फिर हमारे अमाल जो हम दुनिया में किए होंगे उनके मुताबिक हमें उनकी सजा और सजा मिलेगी। तो ये है आखिरत पर ईमान। आखिरत पर ईमान क्या है? जवाब बनने के बाद दोबारा
जिंदा होना और अमाल के हिसाब से जजा करना आपके पर ईमान है। ठीक है बेटा, ये हमारे आज 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। नाज़रा का काम हम पहले ही कर चुके थे क्लास में, फिर भी अगर किसी ने नहीं किया हो तो बता दें। आपको ठीक है बेटा, 2 चैप्टर आपके कंप्लीट सही हो गए सबके। और नाज़रा भी कंप्लीट हो चुका है हमारा। कॉपी वर्क पे नाज़रा की इंडेक्स और चैप्टर ईमानियात तो इबादत की इंडेक्स और फिर उसके बाद अरकान इस्लाम की इंडेक्स, ये तीनों इंडेक्स जो है कॉपी पे रेडी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए डेट वाइज। सबका काम अब काम कंप्लीट हो चुका है। कुछ कहना चाह रहे हैं? करने और अच्छा बेटा, कब हो रहा है? दस 20 हो। आपका क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। अपने बहुत सारे ख्याल के साथ बहुत ख्याल रखिएगा और अपने दूसरे जो क्लास फेलोज हैं उनसे भी कहिए कि क्लास अटेंड करें और अपनी जो अटेंडेंस है तो उसको बनाए, सब आए। आपकी अटेंडेंस जो है वो दी जा रही है सब बच्चों की। तो जो बच्चे रेगुलर हैं वो बहुत अच्छी बात है कि वो रेगुलर है, क्लास अटेंड करें, लेकिन जो बच्चे नहीं आ रहे प्लीज उनको भी कहिए कि वो भी क्लास अटेंड करें। ओके, अपने बहुत सारे ख्याल के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब मैं जो आप लोगों को होमवर्क दूंगी वो आप होमवर्क जो है वो अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, उसमें आपके जो है फिल इन द ब्लैंक्स होंगी, ठीक है। और आपके जो बुक में सफा नंबर 8 पे जुमले मुकम्मल करे हैं वो काम है आपका, वो आपका होमवर्क भी जाएगा, ठीक है बेटा, उसको भी आप कॉपी में कर लीजिए। ठीक है बेटा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। 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 हाफिज।